क्लॉटिंग ऑफ ब्लड और कोयागुलेशन ऑफ ब्लड, इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इसकी डेफिनेशन सबसे पहले ले लेते हैं। कन्वर्शन ऑफ ब्लड इनटू सॉलिड फॉर्म is called clotting of blood or coagulation of blood। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड और कोयागुलेशन ऑफ ब्लड मतलब ब्लड तो लिक्विड फॉर्म में होता है। लिक्विड फॉर्म ब्लड का जो लिक्विड फॉर्म है उसका कन्वर्शन सॉलिड में हो जाना, लिक्विड ब्लड का कन्वर्शन सॉलिड में हो जाना, दैट इज कॉल्ड एज कोयागुलेशन ऑफ ब्लड और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। लिक्विड ब्लड का कन्वर्शन किस में हो जाना? सॉलिड में हो जाना, दैट इज कॉल्ड एज कोयागुलेशन ऑफ ब्लड और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड या फिर कोयागुलेशन ऑफ ब्लड, इसका इनिशिएशन कैसे होता है, क्यों होता है? इट इज इनिशिएटेड इनिशिएटेड का मतलब स्टार्ट कैसे होता है? ब्लड क्लॉट क्यों होता है? ब्लड क्लॉटिंग का जो स्टार्ट है, शुरुआत कैसी होती है? इनिशिएशन मतलब शुरुआत। ब्लड क्लॉटिंग की शुरुआत कैसी होती है? शुरुआत होने के लिए दो चीज़ें रिस्पॉन्सिबल है। नंबर 1, कांटेक्ट ऑफ ब्लड with external surface। Number 2, with damaged tissue। This is intrinsic process and this is extrinsic process। इसमें दो पॉइंट्स है। पहला पॉइंट, कांटेक्ट ऑफ ब्लड विथ एक्सटर्नल सरफेस, समझ लो। ये टेस्ट ट्यूब है, दिस इज अ टेस्ट ट्यूब। ये जो टेस्ट ट्यूब है, इसमें अगर ब्लड निकाल लिया तो इस ब्लड का कांटेक्ट इस एक्सटर्नल सरफेस के साथ आ गया, ब्लड बॉडी से बाहर आ गए, तो यहाँ पर ब्लड क्या होगा? कुछ देर के बाद यहाँ पर ब्लड क्लॉट हो जाएगा। ब्लड अगर टपक के फर्श पर गिरा, यह फर्श है, यहाँ पर गिरा ब्लड, फर्श ब्लड के लिए क्या है? एक्सटर्नल सरफेस। थोड़ी देर के लिए ब्लड, कुछ मिनट के लिए लिक्विड फॉर्म में दिखेगा, लेकिन कुछ मिनट के बाद ब्लड क्या हो जाएगा? यहाँ पर कांटेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? पहला पॉइंट क्लियर हो गया। कांटेक्ट ऑफ ब्लड विथ एक्सटर्नल सरफेस। ब्लड अगर एक्सटर्नल सरफेस के कांटेक्ट में आता है तो ब्लड क्लॉट होगा। बॉडी के बाहर अगर हम ब्लड निकालेंगे, किसी भी टेस्ट ट्यूब में रखेंगे, तो सिरिंज में रखेंगे, कहीं पर भी रखेंगे, तो ब्लड क्या होगा? क्लॉट हो जाएगा। तो ब्लड जब एक्सटर्नल सरफेस के कांटेक्ट में आता है तो ब्लड क्लॉट होगा, और दैट इज कॉल्ड एज इंट्रिंसिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं इसको? इंट्रिंसिक प्रोसेस, बराबर है इंट्रिंसिक। उसके बाद एक्सट्रिंसिक प्रोसेस। ये पॉइंट क्लियर हो गया। ब्लड बॉडी के बाहर लिक्विड फॉर्म में नहीं रह सकता है, वो क्या होगा? क्लॉट ही होगा। नंबर 2, विथ डैमेज टिश्यू। विथ डैमेज टिश्यू, ये ब्लड वेसल है, समझ में आया ना?
ये ब्लड वेसल है। ब्लड वेसल तो ऐसी एक्सपोज थोड़ी होती है। ब्लड वेसल सबसे बाहर होती है क्या ब्लड वेसल? नहीं। तो यहाँ पर तो टिश्यू है ना, ये सब आजू बाजू में क्या है, ये टिश्यू है। अगर कभी इंजरी होती है, ये टिश्यू डैमेज होता है, टिश्यू डैमेज हो गया, इंजरी हो गई, तो क्या होगा बेटा, जो ब्लड है, ये ब्लड यहाँ जहाँ पर इंजरी हो गई, उस इंजरी से जहाँ पर रप्चर हो गया वहाँ से ब्लड बाहर आएगा और यहाँ पर क्या होगा, ये ब्लड क्लॉट होगा। क्या होगा यहाँ पर? ब्लड क्लॉट होगा। समझ में आया ना? कभी इंटरनल इंजरी भी होती है तो वहाँ पर भी ब्लड क्लॉट होता है। समझ में आया? तो विथ डैमेज टिश्यू अगर डैमेज होता है तो वहाँ पर भी क्या होगा? ब्लड क्लॉट होगा। एनडीपी करके आगे चलेंगे। इसमें चाहे वो एक्सट्रिंसिक प्रोसेस हो, चाहे हो इंट्रिंसिक प्रोसेस हो, चाहे इंट्रिंसिक प्रोसेस हो या फिर एक्सट्रिंसिक प्रोसेस हो, दोनों में क्या होता है? दोनों में ब्लड में कुछ सब्सटेंस रहते हैं। समझ में आए ना? दोनों टाइम, मतलब ब्लड फर्श पे गिरा तो क्लॉट हो जाएगा, या फिर टिश्यू डैमेज हो गया तो भी ब्लड क्या हो जाएगा? क्लॉट हो जाएगा। ब्लड क्लॉट क्यों होता है? चाहे इंट्रिंसिक हो चाहे एक्सट्रिंसिक हो, उससे कोई मतलब नहीं। दोनों वक्त, इंट्रिंसिक प्रोसेस के वक्त भी और एक्सट्रिंसिक प्रोसेस के वक्त भी क्या होता है कि ब्लड में जो फैक्टर्स होते हैं वो फैक्टर्स इंटरैक्ट होते हैं। समझ में आए? ब्लड में जो फैक्टर्स होते हैं वो फैक्टर्स क्या होते हैं? उन फैक्टर्स की इंटरैक्शन होती है। ब्लड में जो फैक्टर्स होते हैं, जिन फैक्टर्स की इंटरैक्शन होती है, उन फैक्टर्स को बोला जाता है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स। समझ में आया बेटा? तो इंट्रिंसिक प्रोसेस के वक्त भी एंड एक्सट्रिंसिक प्रोसेस के वक्त भी ब्लड में जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं वो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स इंटरैक्ट होते हैं। इनका जो इंटरैक्शन है वो इंटरैक्शन होता है स्टेप वाइज मैनर। इंटरैक्शन कैसा होता है? स्टेप वाइज मैनर, या फिर उससे बोलते हैं कैस्केड। कैस्केड तो पता है ना आपको, धबधबा, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसी रिएक्शंस होती है इन अ चेन होती है रिएक्शन की। तो चाहे इंट्रिंसिक फैक्टर हो चाहे एक्सट्रिंसिक फैक्टर हो, दोनों के वक्त दोनों में ब्लड क्लॉटिंग होना है। ये दोनों क्या है? ब्लड क्लॉटिंग के कॉजेस है। ये इवेंट हो गया तो भी ब्लड क्लॉट होगा, ये इवेंट हो गया तो भी होगा, तो भी ब्लड क्या होगा? क्लॉट होगा। तो समझ में आ रहा है ना बेटा? तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा देयर इज interaction of substances present in blood. There is interaction of substances present in blood. ब्लड में जो सब्सटेंसेस होते हैं उनकी इंटरैक्शन होती है। ब्लड क्लॉटिंग के लिए इंटरैक्शन होती है। ऐसी ब्लड क्लॉटिंग जब नहीं होना है तब वो सब्सटेंसेस की इंटरैक्शन नहीं होगी, लेकिन जब ब्लड को क्लॉट होना है तब उन सब्सटेंसेस की क्या होंगी? इंटरैक्शन होगी। सो देयर इज इंटरैक्शन ऑफ सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन ब्लड इन स्टेप वाइज मैनर और इन कैस्केड फॉर्म। वो इंटरेक्शन कैसी होती है? वो इंटरेक्शन एक तो स्टेप वाइज मैनर में होगी
और जिसे बोलेंगे हम कैस्केड फॉर्म। धबधबा कैसे रहता, जिसमें खंड ही नहीं होता, मतलब जो कभी इंटरप्ट नहीं होता, कंटिन्यू है ना, वो समझ में आया ना, ठीक है ना भाई। ये जो फैक्टर्स यहाँ पर मैंने सब्सटेंसेस लिखे हैं, ये सब्सटेंस है जिनकी इंटरेक्शन होती है उन्हें बोला जाता है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स। क्या बोला जाता है उन्हें? ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स। जब ब्लड क्लॉट होना है तो ब्लड में जो सब्सटेंसेस प्रेजेंट है जिनकी इंटरेक्शन हो रही आपस में, उन सब्सटेंसेस को क्या बोलेंगे? उस सब्सटेंसेस को बोलेंगे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स। ऐसे कितने ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं हमारे ब्लड में? 12। हमारे ब्लड में, प्लाज्मा में कितने ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं? 12 ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। 12 ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, 12। इन्हें रोमन में लिखा जाता है 1 2 3 4 5 6, ऐसे 12 ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स रोमन में। तो चाहे एक्सट्रिंसिक प्रोसेस हो चाहे इंट्रिंसिक प्रोसेस हो, दोनों में ब्लड क्लॉट होता ही है। इंट्रिंसिक प्रोसेस मतलब जब ब्लड का कांटेक्ट किसी एक्सटर्नल सरफेस के साथ आता है तब ब्लड क्लॉटिंग जो होता है दैट इज़ कॉल्ड एज इंट्रिंसिक प्रोसेस। लेकिन जब टिश्यू डैमेज होता है एंड ब्लड वेसल इंज्योर्ड होती है तो दैट इज़ कॉल्ड एज एक्सट्रिंसिक प्रोसेस। एक्सट्रिंसिक प्रोसेस एंड इंट्रिंसिक प्रोसेस के द्वारा ब्लड क्लॉटिंग होगा। लेकिन एक्सट्रिंसिक प्रोसेस हो चाहे इंट्रिंसिक प्रोसेस हो, ब्लड में जो सब्सटेंसेस है उनकी इंटरेक्शन होगी विथ ईच अदर इन स्टेप वाइज मैनर और इन कैस्केड मैनर। लेकिन जो ब्लड में जो सब्सटेंसेस है जिनकी इंटरेक्शन हो रही ब्लड क्लॉटिंग के लिए, उन फैक्टर्स को, उन सब्सटेंस को क्या बोला जाता है? ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। उन सब्सटेंसेस को बोला जाता है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स। हमारे प्लाज्मा में ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं 12 ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स। कितने होते हैं ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स? 12 होते हैं। उनको नंबर कैसे दिए जाते हैं? फ्रॉम 1 to 13। यहाँ तो मैंने 12 ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स लिखे, फिर यहाँ मैंने नंबर 1 to 13 कैसे दिए? क्योंकि इसमें से जो 6th नंबर का ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है इसका नाम है एक्सिलरीन। ये जो 6th नंबर का ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है जिसका नाम है एक्सिलरीन, वो इनएक्टिव होता है। इसलिए जो ये 13 ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स है, 13 ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स में से हम इसको माइनस कर देंगे तो 13 - 1 = 12। तो कितने ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं हमारे ब्लड में? जो भी ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो होते हैं 12। कितने होते हैं? 12 ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स। तो ये जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स है, ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स की इंटरैक्शन होती है। इंटरैक्शन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, interaction of blood clotting factors in stepwise manner, or cascade
फॉर्म। स्टेप वाइज मैनर में ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर इंटरेक्ट होते हैं, या फिर हम कैस्केड फॉर्म बोलेंगे। कैस्केड मतलब कंटिन्यू, बिल्कुल उनकी जो सीरीज़ होती है इंटरेक्शन की वो कंटिन्यू होती है, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, ऐसी। उसमें कुछ गैप नहीं होते, उसमें कुछ इंटरप्शन नहीं होता, तो इसलिए उसे बोलेंगे हम कैस्केड फॉर्म। कैस्केड का मतलब क्या होता है? धबधबा होता है ना पानी का, दैट इज़ कॉल्ड एज अ कैस्केड। वो कैसा कंटिन्यूअस गिरते रहता है पानी, उसमें कुछ कभी बंद नहीं होता वो, तो इसीलिए ये भी इंटरेक्शन है। एक बार ब्लड क्लॉटिंग शुरू हो गया, इनिशिएट हो गया, तो ये जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स है ये इंटरेक्ट होंगे, उनकी इंटरेक्शन कंटिन्यू होगी अप टू द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, जब तक ब्लड क्लॉट नहीं होता तब तक। तो इसीलिए उनके इंटरेक्शन को स्टेप वाइज मैनर या फिर हम कैस्केड फॉर्म बोलेंगे। तो जब ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स इंटरेक्ट होंगे तो उससे बनेगा थ्रोम्बिन। उससे बनेगा थ्रोम्बिन। अब ये थ्रोम्बिन कैसे बनता है? जैसे अगर इंट्रिंसिक प्रोसेस है, इंट्रिंसिक प्रोसेस में इंट्रिंसिक प्रोसेस में क्या होता है? इंट्रिंसिक प्रोसेस में ब्लड प्लस एक्सटर्नल सरफेस, ब्लड किसी एक्सटर्नल सरफेस के कांटेक्ट में आ गया, ब्लड फर्श पे गिर गया, ब्लड टेस्ट ट्यूब में निकल गया, है ना, विदाउट एंटीकोएगुलेंट, उसमें कुछ एंटीकोएगुलेंट नहीं डाला, टेस्ट ट्यूब में ऐसे ही ब्लड निकला गया। या फिर ब्लड फर्श पे गिरा, ब्लड का बूंद एक टेबल पे गिरा, वो क्लॉट होना शुरू हो जाएगा। दैट इज़, ऐसा ब्लड जब क्लॉट होगा तो उस प्रोसेस को बोलेंगे हम इंट्रिंसिक प्रोसेस। इंट्रिंसिक प्रोसेस में क्या होता है कि जो ब्लड में प्लेटलेट्स होते हैं, वो प्लेटलेट्स सिंथेसाइज करेंगे एंडोथ्रम्बोप्लास्टिन। क्या सिंथेसाइज करेंगे? वो एंडोथ्रम्बोप्लास्टिन। अगर एक्सट्रिंसिक प्रोसेस है, एक्सट्रिंसिक प्रोसेस मतलब जब टिश्यू डैमेज होता है, ब्लड वेसल के बाहर जो टिश्यू है वो टिश्यू अगर डैमेज होता है, जैसे ये ब्लड वेसल है, ये ब्लड है, ब्लड वेसल के बाहर जो टिश्यू है देखिए, ब्लड वेसल के बाहर का टिश्यू है ये है टिश्यू आउटसाइड द ब्लड वेसल। ब्लड वेसल के बाहर का टिश्यू है, अगर ये इंज्योर्ड हो जाता है, देखिए ये टिश्यू इंज्योर्ड हो गया, डैमेज हो गया, तो क्या होगा? ब्लड वेसल भी यहाँ पर रप्चर हो गई है, यहाँ से जो है देखिए ये ब्लड वेसल रप्चर हो गई है, यहाँ से ब्लड बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा, ब्लीडिंग स्टार्ट होगा। तो ये है डैमेज टिश्यू। दिस इज डैमेज्ड टिश्यू आउटसाइड द ब्लड वेसल, आउटसाइड द ब्लड वेसल। ब्लड वेसल के बाहर का जो डैमेज टिश्यू है वो टिश्यू एक्सट्रिंसिक प्रोसेस, इसमें जो ब्लड क्लॉटिंग होगा उसी को क्या बोलेंगे हम? एक्सट्रिंसिक प्रोसेस। तो इस केस में जो डैमेज टिश्यू है
डैमेज टिश्यू एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करेगा, एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करेगा। इंट्रिंसिक प्रोसेस में ब्लड के अंदर जो प्लेटलेट्स है वही थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करेंगे। क्या बोलते हैं हम इसे, एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन। लेकिन एक्सट्रिंसिक प्रोसेस में जो डैमेज टिश्यू है ना, ये जो डैमेज टिश्यू दिख रहा है हमें, ये डैमेज टिश्यू एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करेंगे। एनी डिफिकल्टी? अब ये दोनों भी केस में चाहे वो एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन हो या फिर एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन हो, यहाँ से मीठा देती हूँ बेटा ये सब। चाहे एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन हो या फिर एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन हो, दोनों टाइप के जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है वो थ्रोम्बोप्लास्टिन रिएक्ट with plasma protein in presence of calcium ions to synthesize प्रोथ्रोम्बिनेज। प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम है। तो ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है, चाहे वो टिश्यू ने रिलीज किया हो या फिर प्लेटलेट्स ने सिक्रेट किया हो, थ्रोम्बोप्लास्टिन रिएक्ट होता है प्लाज्मा प्रोटीन के साथ। ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं उनके साथ रिएक्ट होता है, लेकिन इनके रिएक्शन के लिए चाहिए कैल्शियम आयंस। और ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जब कैल्शियम इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन के साथ रिएक्ट होंगे तो कौन सा एंजाइम बनाएंगे, प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम। प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम अब बन गया ब्लड में। ये जो प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम है, प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम क्या करेगा, ब्लड में जो इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन है, इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन ब्लड में है, प्लाज्मा में, इस इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट करेंगे एक्टिव थ्रोम्बिन में इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयंस। कौन करेगा ये, प्रोथ्रोम्बिनेज। थ्रोम्बोकाइनेज मतलब प्रोथ्रोम्बिनेज। प्रोथ्रोम्बिनेज बन गया। अब प्रोथ्रोम्बिनेज क्या करेगा, ब्लड में जो ये प्रोटीन है, प्रोथ्रोम्बिन प्लाज्मा में पाए जाना, प्लाज्मा में रहता है ये प्रोटीन प्रोथ्रोम्बिनेज। लेकिन ये जब ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस स्टार्ट होती है तभी ये प्रोटीन एक्टिवेट होता है, नहीं तो ये प्रोटीन इनएक्टिव स्टेट में रहता है प्लाज्मा में। इसको एक्टिवेट कौन करता है, प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन। सो इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन, inactive prothrombin enzyme which is present in the blood plasma activate to form active thrombin protein। तो inactive prothrombin protein किस में कन्वर्ट हो गया, एक्टिव थ्रोम्बिन प्रोटीन में एक्टिव थ्रोम्बिन प्रोटीन में। अब ये जो एक्टिव थ्रोम्बिन प्रोटीन है, ये एक्टिव थ्रोम्बिन प्रोटीन का काम क्या है, ब्लड में फाइब्रिनोजेन होते हैं, फाइब्रिनोजेन।
ये जो फाइब्रिनोजेन है ये भी प्रोटीन है, प्रोटीन है, ये सोल्यूबल प्रोटीन है। दिस इज सोल्यूबल प्रोटीन। सोल्यूबल है, सोल्यूबल स्टेट में रहता है ये प्लाज्मा में, मोनोमर के फॉर्म में ऐसे। फाइब्रिनोजेन समझ में आया? फाइब्रिनोजेन प्रोटीन कैसा है? सोल्यूबल प्रोटीन है। अब ये जो एक्टिव थ्रोम्बिन है, देखो मैंने यहाँ पर एरो दिखाया, तो यहाँ पर एक्टिव थ्रोम्बिन क्या करता है? ये जो फाइब्रिनोजेन प्रोटीन है, फाइब्रिनोजेन प्रोटीन कैसा है? सोल्यूबल प्रोटीन है। इसके मोनोमर को पॉलीमराइज करता, पॉलीमराइजेस मोनोमर्स, पॉलीमराइजेस मोनोमर्स of fibrinogen into insoluble fibrin। यहाँ इसके पहले वो कौन से कंडीशन में था? सोल्यूबल फॉर्म में था, प्लाज्मा में सोल्यूबल था, वो प्लाज्मा के साथ घुल मिल गया था, ऐसे दिख नहीं रहा था वो। समझ में आया ना? क्यों नहीं दिख रहा था? क्योंकि वो प्लाज्मा में सोल्यूबल था, मोनोमर के फॉर्म में था। लेकिन ये जो एक्टिव थ्रोम्बिन है, ये जो एक्टिव थ्रोम्बिन है, इस एक्टिव थ्रोम्बिन ने क्या किया? इस फाइब्रिनोजेन के जो मोनोमर है उनको पॉलीमराइज कर दिया। इनको पॉलीमराइज कर दिया मतलब इन मोनोमर्स को क्या किया? उसने जोड़ दिया। तो मोनोमर्स का पॉलीमराइजेशन हो गया और इससे बन गए फाइबर्स। क्या बन गए इससे? फाइबर्स। तो ये हम इसे बोलेंगे हम फाइब्रिन। क्या बोलेंगे हम इसे? फाइब्रिन। लेकिन ये अब इंसोल्यूबल फॉर्म में है। कौन से फॉर्म में है ये? इंसोल्यूबल। वैसे देखा जाए तो बहुत ईजी है ये। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स कितने होते हैं? 12 होते हैं ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स। उसको नंबर कैसे दिए जाते हैं? 1 to 13। फिर यहाँ पर 12 क्यों लिखा? क्योंकि जो 6 नंबर का ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है वो इनएक्टिव है, इसलिए फिर अगर 1 to 13 है तो उसमें से 6 वाला माइनस कर दो तो टोटल कितने आएंगे? 12। जब इंट्रिंसिक प्रोसेस से ब्लड क्लॉट होता है, मतलब ब्लड का कांटेक्ट अगर एक्सटर्नल सरफेस के साथ आता है, तो ब्लड के अंदर जो प्लेटलेट्स होते हैं वो एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन सिंथेसाइज करेंगे। लेकिन अगर टिश्यू डैमेज होता है, ब्लड वेसल रप्चर होती है, ब्लड वेसल डैमेज होती है, टिश्यू के साथ साथ टिश्यू डैमेज होगा तो ब्लड वेसल डैमेज होगी, तब जो डैमेज टिश्यू है वो डैमेज टिश्यू एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज़ करेगा, सिंथेसाइज करेगा। चाहे वो एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन हो, चाहे वो एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन हो। किसके साथ रिएक्ट होंगे वो? प्लाज्मा प्रोटीन के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम। और क्या सिंथेसाइज करेंगे? प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम। प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम क्या करेगा? इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयंस। एक्टिव थ्रोम्बिन क्या करेगा? जो सोल्यूबल फाइब्रिनोजेन प्रोटीन है ब्लड में मतलब प्लाज्मा में, ब्लड प्लाज्मा में जो सोल्यूबल फाइब्रिनोजेन प्रोटीन है, ये जो सोल्यूबल फाइब्रिनोजेन प्रोटीन है जो मोनोमर्स के फॉर्म में प्रेजेंट है, उस सोल्यूबल फाइब्रिनोजेन को इनसोल्यूबल फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देगा। इनसोल्यूबल, देखो मैं यहाँ लिख देती हूँ तो कंफ्यूज नहीं होगा। सोल्यूबल, अब समझ में आया? सोल्यूबल फाइब्रिनोजेन को इनसोल्यूबल फाइब्रिन में कन्वर्ट करेगा। कौन? एक्टिव थ्रोम्बिन। अब ये कैसा करेगा? ये आगे की, अब हमारे टेक्स्ट बुक में तो इतना ही लिखा है,
अगर हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं तो हम उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे और अपने आइडिया। जो जो सोल्यूबल फाइब्रिनोजेन है, देखिए वो मैंने ऐसे निकाले, ऐसे ड्रॉ किए मोनोमर्स के फॉर्म में, लेकिन थ्रोम्बिन क्या कर देता है, उनका पॉलीमराइजेशन कर देगा। तो हम लिखेंगे पॉलीमराइजेस मोनोमर्स ऑफ फाइब्रिनोजेन इनटू इनसोल्यूबल फाइब्रिन। पहले इस स्थिति में थे, लेकिन एक्टिव थ्रोम्बिन ने क्या कर दिया, ऐसे ये मोनोमर्स को जोड़ दिया, तो इससे क्या बने, फाइबर्स बने। उस फाइबर्स को क्या बोलेंगे हम, फाइब्रिन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लेकिन अब ये कौन से कंडीशन में है, ये इनसोल्यूबल। कौन से कंडीशन में है, ये इनसोल्यूबल। अब इसके बाद क्या होगा, देखो ये ब्लड वेसल है, यहाँ ये ब्लड वेसल डैमेज हुई थी, ये टिश्यू है, इंजर्ड हुआ था, ये टिश्यू इंजरी हो गई थी, ब्लड वेसल डैमेज होने की वजह से ब्लड बाहर आ रहा था। कौन सी प्रोसेस है, एक्सट्रिंसिक प्रोसेस। अब देखिए ये सब इवेंट हो गए, कैस्केड फॉर्म, स्टेप वाइज मैनर, सब इंटरेक्शन हो गई ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स की। तो सबसे आखिरी में क्या बना, इंसोल्यूबल फाइब्रिन। अब ये जो इंसोल्यूबल फाइब्रिन है, ये इंसोल्यूबल फाइब्रिन जहाँ ब्लड वेसल जहाँ रप्चर हुई है, यहाँ दिख रहा हमें ब्लड वेसल यहाँ रप्चर हुई है, तो यहाँ पर ये जो इंसोल्यूबल फाइब्रिन है, ये जो फाइबर्स है यहाँ इस तरह से ये मेश फॉर्म करेंगे। क्या फॉर्म किया यहाँ पर, ये मेश फॉर्म हो गया। मेश मतलब जाली। यहाँ मेश फॉर्म हो गया। ये मेश किससे बना है, ये मेश बना है फाइब्रिन से। किससे बना ये मेश फाइब्रिन से बना है। अब ये मेश फॉर्म होने के बाद क्या होगा, मेश फॉर्म होने के बाद ये जो मेश है, इससे देखिए ये जो ओपनिंग था ब्लड वेसल का, जो रप्चर पार्ट था, वो भी क्या हो गया, बंद हो गया। वहाँ पर मेश बन गई। इस मेश में जब अंदर से ये आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स जब अंदर से बाहर आएंगे, यहाँ आएंगे, तो यहाँ ये क्या होंगे, यहाँ पर ये ट्रैप होंगे। क्या हो गए, यहाँ पर ये ट्रैप हो गए। ब्लड ये बाहर नहीं आ सकते, अब मेश में ये चिपक गए, है ना। इस तरह से ये मेश है ना, देखिए मेश है इस तरह से। ये मेश किससे बनी है, मेश बनी है फाइब्रिन से बनी है। तो जो भी अब यहाँ से ब्लड बाहर ही नहीं आ सकता, क्योंकि बाहर भी आएगा। तो इसमें जो मेश है, मेश में ये जो है, ये सब ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये मेश में क्या होंगे, मेश में ट्रैप होंगे, मेश में ट्रैप होंगे। और यहाँ पर कुछ देर के बाद क्या बनेगा, यहाँ पर ऐसे क्लॉट बन जाएगा। तो लिक्विड ब्लड को किस में कन्वर्ट कर दिया, सॉलिड फॉर्म में। इसे क्यों क्या बोलते हैं हम, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड और कोयागुलेशन ऑफ ब्लड। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड और कोयागुलेशन ऑफ ब्लड यहाँ पर ख़त्म हुआ। कितना समय लगता है ब्लड क्लॉटिंग के लिए, ब्लड क्लॉटिंग के लिए समय लगता है लगभग 3 to 8 मिनट्स। कितना समय लगेगा, 3 to 8 मिनट्स। ब्लीडिंग कितने देर तक चलते रहता है, ये 1 to 3 मिनट तक ब्लीडिंग चलते रहता है ना। 1 to 3 मिनट तक ब्लीडिंग चलते रहेगा और 2 to 8 मिनट के अंदर ब्लड क्लॉट होगा। अगर 2 to 8 मिनट के अंदर ब्लड क्लॉट नहीं होता है तो समझ लेना कि जो यहाँ पर इंजरी है वो थोड़ी बड़ी है, तो क्लॉट नहीं होगा, या फिर बहुत देर होगा क्लॉट होने, बहुत देर के बाद क्लॉट होगा, तो उतनी देर में बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होगा, तो यहाँ पर स्टिचेस लगानी पड़ेंगी। समझ में आया। कितना टाइम है ब्लड क्लॉटिंग का, टाइम कितना है, कितने टाइम में ब्लड क्लॉट होता है, 2 to 8 मिनट्स। जब भी कभी इंजरी होती है तो इंजरी से ब्लड बाहर आता है, लेकिन 8 मिनट तक थोड़ा थोड़ा ब्लड बाहर आएगा, उसके बाद वो क्या होगा, बंद हो जाएगा, ब्लड बाहर आना बंद हो जाएगा, वहाँ क्लॉट हो जाएगा, ब्लड क्लॉट। ब्लीडिंग कितनी देर तक होता है, 1 to 3 मिनट्स। कभी भी इंजरी से नेचुरली ब्लीडिंग होता है 1 to 3 मिनट्स, उसके बाद ब्लड
क्लॉटिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है और 8 मिनट तक 2 to 8 मिनट तक पूरा ब्लड क्लॉट होता है। लेकिन कभी कभी यहाँ ब्लड क्लॉटिंग के बाद भी ऐसे एक लिक्विड बाहर आता है ना लिक्विड बाहर, क्या बोलते हैं हम इसे? हाँ, प्लाज्मा ही रहता है, उसे सीरम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं वो? सीरम। क्लॉटिंग के बाद जब ये क्लॉटिंग के बाद यहाँ पर एक येलोइश पेल येलो कलर का लिक्विड बाहर आता है क्लॉटिंग के बाद भी, तो उसे बोलते हैं सीरम। क्या बोलते हैं उसे? सीरम। सीरम का डेफिनेशन क्या होगा? प्लाज्मा माइनस ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर इज सीरम, है ना। प्लाज्मा से अगर हम ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स को हटा देंगे, जैसे फाइब्रिनोजेन वगैरह को हटा देंगे, तो क्या बनेगा? उसे सीरम बोलेंगे। इसमें एक चार्ट देखेंगे ब्लड क्लॉटिंग का। इसमें दोनों प्रोसेस दिखाई है। ये यहाँ पर इधर ले लेंगे हम एक्सट्रिंसिक प्रोसेस, यहाँ हम ले लेंगे इंट्रिंसिक प्रोसेस। एक्सट्रिंसिक प्रोसेस से ब्लड एक्सट्रिंसिक प्रोसेस में होता क्या है? तो इसमें डैमेज टू टिश्यू, आउटसाइड द ब्लड वेसल, ब्लड वेसल के बाहर का टिश्यू डैमेज होता है इंट्रिंसिक में, डैमेज टू ब्लड वेसल। डैमेज टू ब्लड वेसल। इंट्रिंसिक में क्या होता है? ब्लड वेसल डैमेज होती है। एक्सट्रिंसिक में क्या होता है? डैमेज टू टिश्यू आउटसाइड द ब्लड वेसल। यहाँ जो डैमेज टिश्यू है वो थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करेगा, इसे बोलेंगे हम टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। इसमें जो प्लेटलेट्स है वही थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करेंगे, जैसे उसे बोलते हैं हम एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन। यहाँ होगा कैस्केड ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स। क्या होगा यहाँ पर? कैस्केड ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स। कैस्केड ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स इसमें होगा। अब इसमें देखिए यहाँ पर दोनों में इसके पहले इनएक्टिव 10th फैक्टर, जब तक क्लॉटिंग की ज़रूरत ना पड़े तब तक, जब तक क्लॉटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है तब तक ये जो एक्स फैक्टर है, 10th फैक्टर है, स्टुअर्ट फैक्टर बोलते हैं इसे, ये फैक्टर इनएक्टिव रहता है। लेकिन जब जब थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज हो जाता है ब्लड में, है ना, एक बार थ्रोम्बोप्लास्टिन बन गया तो ये जो 10th फैक्टर है ये एक्टिवेट हो गया, एक्टिवेटेड 10th फैक्टर। और ये जो 10th फैक्टर है इसका नाम क्या है? स्टुअर्ट फैक्टर। ये 10th वाला ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, इसका नाम है स्टुअर्ट फैक्टर। स्टुअर्ट फैक्टर समझ में आया ना? तो ब्लड क्लॉटिंग की ज़रूरत नहीं है तो ये 10th फैक्टर इनएक्टिवेट रहेगा।
लेकिन जब ब्लड क्लॉटिंग की ज़रूरत है, जैसे ब्लड क्लॉटिंग की ज़रूरत होती है, ब्लड क्लॉटिंग की ज़रूरत कब होती है? जब ब्लड एक्सटर्नल सरफेस के कांटेक्ट में आता है या फिर टिश्यू डैमेज होता है, तो थ्रोम्बोप्लास्टिन बन जाता है। जैसे ही थ्रोम्बोप्लास्टिन बन गया, देखिए जो इनएक्टिव था 10th फैक्टर, ये क्या हो गया? एक्टिवेट हो गया। जैसे एक्टिवेट हो गया ये इनएक्टिव 10th फैक्टर, प्रोथ्रोम्बिनेज बन गया। ब्लड में क्या बन गया? प्रोथ्रोम्बिनेज बन गया। प्रोथ्रोम्बिनेज ने क्या किया? प्रोथ्रोम्बिनेज ने प्रोथ्रोम्बिन को किस में कन्वर्ट कर दिया? थ्रोम्बिन में। इजी है, छोटा छोटा ही दिया है, जैसे मैंने अभी तक तो बहुत डिटेल में पढ़ाया, ये बहुत छोटे छोटे स्टेप्स है। फिर ये जो थ्रोम्बिन है, देखिए ये एक्टिवेट हो गया 10th फैक्टर, प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम बन गया। प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम ने प्रोथ्रोम्बिन जो इनएक्टिव प्रोटीन है इसको थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो थ्रोम्बिन है, थ्रोम्बिन पे एरो लगाया मैंने, थ्रोम्बिन का क्या करता है? तो ये जो थ्रोम्बिन है ये फाइब्रिनोजेन को इनएक्टिव सोल्यूबल फाइब्रिनोजेन को इनसोल्यूबल फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है। थ्रोम्बिन ने क्या किया? थ्रोम्बिन ने सोल्यूबल फाइब्रिनोजेन को इनसोल्यूबल फाइब्रिन में कन्वर्ट कर दिया। सोल्यूबल फाइब्रिनोजेन किस में कन्वर्ट हो गया? इनसोल्यूबल फाइब्रिन में। जैसे ही सोल्यूबल फाइब्रिनोजेन इनसोल्यूबल फाइब्रिन में कन्वर्ट हो गया, ब्लड क्लॉट हो गया। यहाँ क्या हो गया? ब्लड क्लॉट। कितना इजी चार्ट है। अगर ये आता है एग्ज़ाम में तो क्या आप लिख सकते हो? इस चार्ट को लिख सकते हो ना? इसके अंदर जैसे ऐसे ही आएगा प्रिंट होके, तो यहाँ खाली रहेगा ये बॉक्स, क्वेश्चन मार्क रहेगा, यहाँ लिख सकते हो। कोई भी बॉक्स खाली रहा तो उसमें आप लिख सकते हो ना। इसमें कोई डिफ़िकल्टी है क्या आपको? तो यहाँ हमने आज कंप्लीट कर लिया क्लॉटिंग ऑफ ब्लड।